गुस्सा करना, उसको जस्टिफाई करना, ये किस तरह का बिहेवियर है? उसमें हम टर्मिनोलॉजी ये यूज़ करते हैं कि ये एक नॉर्मल इमोशन टूवर्ड्स इंटेंस रेज। अच्छा, गुस्से के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है इमोशन है। हमारे जो हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे पहला जो स्टेप है वो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है एक्शन का रिएक्शन होता है, वो पैटर्न्स किस तरह आपके दिमाग में चलते हैं कि वो चीज़ें अगर रिपीट हों या वो आपके सामने हों तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते? हर एक इंसान की पर्सनैलिटी डोमेन्स डिफरेंट हैं, तो हर एक में ये चीज़ वेरी कर रही होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हर एक का गुस्सा करने का तरीका सेम है। और जब ये गुस्सा आपका बिहेवियर बन जाए तो ये आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ लेकर चला जाता है। इस इमोशन को किस तरह कंट्रोल करें? अपने बॉस के सामने आपको बहुत गुस्सा आया, आप उठ नहीं सकते हैं, आप वहाँ बैठे हुए बैकवर्ड या फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू कर सकते हैं 10 तक। अगर कोई सामने वाला गुस्सा कह रहा है, ये फ़नी भी टेक्निक है जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें इसको हम कहते हैं सिली ह्यूमर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, हमारे माशरे में हर दूसरा शख्स आपको शदीद गुस्सा करता नज़र आएगा, और अगर हम उससे पूछें कि आप इतना शदीद गुस्सा क्यों करते हैं तो वो कहते हैं ये तो हमारी आदत है, ये तो हमारा मिजाज है, सामने वाले की गलती थी, सामने वाले ने झूठ बोला, सामने वाले ने काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं किया तो लाजमी तौर पर मैं तो गुस्सा करूँगा। गुस्सा करना और अपने गुस्से को जस्टिफाई करना, इसके पीछे नफ्सियाती तौर पर क्या अलामात हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक बंदा गुस्सा भी करता है और उस बिहेवियर को मानता भी नहीं है? आइए जानते हैं कि इस बिहेवियर के पीछे क्या वजूहात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुआफिया शहजादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आइए उनसे पूछते हैं कि इस बिहेवियर को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैम, जब भी हम बात करते हैं गुस्से की तो हमारे माशरे में हमें हर दूसरा बंदा गुस्सा करते नज़र आता है। किसी की गाड़ी अगर लग जाए तो वो गुस्सा करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर किसी का काम उसके मुताबिक ना हुआ हो तो वो गुस्सा करना शुरू हो जाता है। कोई थोड़ा सा झूठ बोल दे उस पर गुस्सा किया जाता है। अब मसला ये है कि एक तो नॉर्मल गुस्सा होता है, ठीक है। अब जो शदीद बंदा गुस्सा करता है वो ख़ुद को जस्टिफाई भी करता है कि जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, और वो हर बार यही कहता है कि जो मैं तो सही बात पे गुस्सा किया है, आपको क्या मसला है, देखिए मुझे तो इस बात पे गुस्सा आता है, मैं तो गुस्सा करूँगा। गुस्सा करना, उसको जस्टिफाई करना, ये किस तरह का बिहेवियर है? अच्छा, सबसे पहले इसमें शुएब थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले समझना ये एंगर है क्या। सब लोगों की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। अब बेसिकली जो एंगर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, वो आपको भी आता है, मुझे भी आता है, एक छोटा बच्चा है उसको भी गुस्सा आता है। लाइक हमारी जनरेशन इस तरह डेवलप हो चुकी है, अगर कोई 3 से 4 साल का बच्चा है उसको भी गुस्सा करना अब आ चुका हुआ है, उसने ज़िद करनी है और वो ज़िद आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स गुस्सा चली जाती है, ठीक है। अब बच्चों में, बड़ों में, इवन जो हमारे बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनके अंदर भी गुस्सा है कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि गुस्सा है क्या। उसमें हम टर्मिनोलॉजी ये यूज़ करते हैं कि ये एक नॉर्मल इमोशन टूवर्ड्स इंटेंस रेज, ठीक है। ऐसा गुस्सा जिसमें लोग गाली गलोच तक चले जाते हैं। अब इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक सबसे पहले जो लोग हैं वो होते हैं एग्रेसिव, वो अपना गुस्सा फ़ौरन निकाल देते हैं, लाइक वो गाली भी देते हैं, अगले को मार भी सकते हैं, ये होते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को अपने अंदर रखते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, इवन बहुत स्वेयर गुस्सा भी आया उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। अब वो हर सिचुएशन में उसको अपने अंदर इनहेबिट रखते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि एक नॉर्मल सिचुएशन है उसमें उन लोगों का भी गुस्सा निकलना शुरू हो जाता है। लाइक इतना भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और थर्ड वो लोग होते हैं जो कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन अपने गुस्से को दूसरे लोगों के सामने किस तरह प्रेजेंट करें उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये तो है ही बुरा, चाहे वो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन वो लोग फॉर द फ्यूचर उस चीज़ को हमेशा गलत समझते हैं कि ये मेरा दुश्मन ही है, लोगों से उसके बारे में गलत बातें करेंगे। कंट्रोल तो किया लेकिन क्या फ़ायदा, आप अगले का और अपना इमेज ख़राब करते हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गुस्से के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है इमोशन है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह एक इंसान पता लगा सकता है कि मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ, ठीक है, आया वो नॉर्मल है, मैं या फिर मैं बियॉन्ड द नॉर्मल चला गया हूँ, नॉर्मल लिमिट्स को मैं क्रॉस कर चुका हूँ?
अच्छा, इसमें ये चीज़ है शुएब कि हम जब किसी से बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम ऑफिस में हैं, हमारे बॉस ने गुस्सा किया, अब हमारा गुस्सा वहाँ क्या है कि सर ने फ़ाइल आपके आगे फेंकी, अब आप उठ के फ़ाइल तो नहीं वापस फेंकेंगे, आपने अपने आप को कंट्रोल किया है कि अगर आपकी गलती है या नहीं है, उस टाइम के लिए आप रुक गए हैं, आपको आइडिया हो रहा है, आपको गुस्सा आ जाता है। ये एक इंसान के अंदर आपके इंस्टिंक्ट है कि बिल्कुल उसके अंदर पहले से ही उसे आइडिया हो जाता है कि ये सिचुएशन गुस्से वाली है या नहीं। अब उसने उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब आपका बॉस है, आपको डांट रहा है, आपने उस वक्त फील नहीं हो रहा कि क्या चल रहा है। अब ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक इंसान के साथ आप गुस्सा करें, वो हंसता जा रहा है, लाइक वो नॉर्मल, आप नहीं कहेंगे कि ये नॉर्मल है, आप गुस्सा कर रहे हैं और वो हंसी जा रहा है, इट्स नॉट नॉर्मल। तो इसलिए ये हर इंसान के अंदर एक इंस्टिंक्ट मौजूद है कि जब आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक कम्युनिकेशन है हमारी और दूसरा लोगों के जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें जब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फियर होता है कि फियर ऑफ कंट्रोल, कि हम इस सिचुएशन पे काबू कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न गुस्से की है। और दूसरा है फियर ऑफ फेलियर। जब हम कहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस इंटरव्यू के लिए भी आई हूँ, अब अगर मैं यही सोच आती कि मैं तो फेल हो जाऊँगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो वो जो एनजाइटी वाले सिम्टम्स हैं टूवर्ड्स गुस्सा चले जाएंगे। उसमें मैं आपके ऊपर बुरा भला भी कह सकती हूँ, ये लोग ही बुरे थे कि इन लोगों ने मेरे साथ सही इंटरव्यू कंडक्ट किया ही नहीं है। तो ये दो फैक्टर्स मेन होते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर कोई बंदा गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो उसके जहन में क्या चल रहा होता है, उसके जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो किस तरह के हो रहे होते हैं, और उसकी सोच क्या होती है कि वो क्या प्रूव करना चाह रहा होता है उस वक्त? अच्छा, गुस्से में कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग तो आती ही नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब तक लर्न नहीं करेगा, अब गुस्सा आ रहा है उस टाइम पे उसे समझ नहीं आता वो क्या होता है। हमारे गुस्से में हमारे जो हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे पहला जो स्टेप है वो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है एक्शन का रिएक्शन होता है, इसी तरह फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है कि एक गुस्सा आया, उसका फ़ौरन आप रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत कम इंसान है जो सोचता है मैंने गुस्से में जवाब क्या देना है, उसके बाद देता है, नहीं तो फ़ौरन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जिसमें कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जब ये प्रोड्यूस होते हैं, हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारा गुस्सा भी हाई होना शुरू हो जाता है। अब इसमें एक बहुत बड़ा फिजिकल सिम्टम्स है, जब आपको गुस्सा आता है आपका बीपी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। हमें समझ नहीं आ रही होती हमने उस वक्त करना क्या है, हमने उसको नॉर्मलाइज क्या करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कि ये जो बेसिक हार्मोन्स हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे एंगर पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, इनको फिर नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है? इनको नॉर्मल होने में अगर आपने स्ट्रेटजीज पहले से लर्न की हैं, अगर आपने बचपन से या आप बड़े हो गए हैं, आपने गुस्सा किस तरह काबू पाना है आपको पता है, आपको समझ है, तो आप विद इन 5 मिनट्स या विद इन 2 मिनट्स भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको कंट्रोल कैसे करना है, फिर आपका आधा दिन भी, आधा घंटा। अब देखिए, नॉर्मल एक किसी दूसरे इंसान पे हमें गुस्सा आता है तो हम उसे बुलाना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उसे बुलाना ही छोड़ देते हैं, फिर कुछ टाइम लेते हैं, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद खुद से मैसेज या अगला एक एटीट्यूड भी इसमें हमारे अंदर आ जाता है। गुस्सा है ऊपर से एटीट्यूड भी कि भाई गलती इसने ही की। वही आपकी सबसे पहली वाली बात कि हम लोग इसको जस्टिफाइड करते हैं, मेरा गुस्सा हमेशा सही है। हमें ये समझ ही नहीं उस टाइम आ रही होती कि हमारा गुस्सा गलत है और वो किसी को हर्ट भी कर सकता है, क्योंकि गुस्सा इमोशनली फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम देखें, एक इंसान का ख़ास बिहेवियर होता है और वो उन्हीं बातों पे गुस्सा करता है, ठीक है, और उन्हीं बातों पे शदीद किस्म का गुस्सा करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोग सफाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोग कपड़ों पे गुस्सा करते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन होती हैं, उनके कपड़े सही ना सिले हों या सही ना बने हों तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। तो ये जो बिहेवियर है, ये जो पैटर्न्स हैं, ये किस तरह डेवलप होते हैं, ठीक है, और वो पैटर्न्स किस तरह आपके दिमाग में चलते हैं कि वो चीज़ें अगर रिपीट हों या वो आपके सामने हों तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते? मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक का गुस्सा करने का तरीका अलग है, ठीक है। अब बहुत से लोग हैं, अब आप ऑफिस में अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते हैं, अब वो गुस्सा कहाँ निकलेगा? वही जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया, 3 तरह के लोग होते हैं। जो सेकंड लोग हैं, उस टाइम पे वो उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, अब वो घर जाके निकलेगा, वो खाने पे भी निकल सकता है, वो कपड़ों पे भी निकल सकता है। अब कोई मैरिड है, वो अपनी बेगम पे निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट है, हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ वेरी करती है। हर एक इंसान के अंदर आपको पता है पर्सनैलिटी डोमेन्स डिफरेंट है, हर एक का गुस्सा करने का तरीका भी डिफरेंट है। अब आप गुस्से में क्या करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग भी करते हैं, आप गुस्से में क्या करते हैं, आप उठ के पानी पी लेते हैं या आप वो जगह छोड़ देते हैं, लेकिन मैं गुस्से में वहीं बैठी हुई हूँ,
यानी हर एक इंसान की पर्सनैलिटी डोमेन्स डिफरेंट हैं, तो हर एक में ये चीज़ वेरी कर रही होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हर एक का गुस्सा करने का तरीका सेम है। उनमें अब स्टार्ट में अगर आपने उन्हें वही बात के लर्न नहीं किया है तो वो आपके अंदर अडेप्ट हो जाते हैं और वो बिहेवियर बन जाता है। और जब ये गुस्सा आपका बिहेवियर बन जाए तो ये आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ लेकर चला जाता है। स्पेशली जितना देखा गया है कि डिप्रेशन और एंजाइटी, उसमें बहुत बड़ा हाथ है एंगर का, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी होता है कि हम इमोशंस को सीखते हैं, ठीक है, हम अपने माहौल से सीखते हैं, माशरे से सीखते हैं, हम अपने वालिदैन से सीखते हैं। क्या कोई ऐसी ख़ास एज होती है जिसके अंदर हम ये बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं कि हमने इन ख़ास चीज़ों पे गुस्सा करना है, ठीक है? तो क्या कोई ख़ास एज है, कोई लिमिट है जिसके दरमियान बंदा ये इमोशंस जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर? अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। अब एक बच्चा है जिसकी एज मैक्सिमम 3 से 4 साल है, अब उसके पेरेंट्स आपस में गुस्सा कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ वो लर्न नहीं करेगा? उसके सामने घर में हो ही ये चीज़ रही है। तो जब एक इंसान के सामने, अब क्यों कहा जाता है कि बच्चों की पहली जो साइट है जहाँ से वो तालीम हासिल करते हैं वो माँ है, ठीक है, वो घर है, वो पेरेंट्स हैं। तो जब पेरेंट्स ही ये चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता, वो कहते हैं अभी तो बच्चा है, इसको क्या समझ, इसको क्या पता, ये बड़ा होगा तो सीख जाएगा। तो देखिए, जब बच्चे को ही आप इस तरह के बिहेवियर सिखा रहे हैं तो बड़ा होकर वो भी तो वही करेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं जी एक बच्चे की वालदा ज़िद करती है तो उसकी बेटी में भी ज़िद आएगी। अब अगर वालदा अपनी बच्ची को सिखा ही वही यही रही है कि तुमने ऐसे ही करना है, अपनी बात मनवा के छोड़नी है, तो वो तो अडेप्ट करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चों की जो है ट्रेनिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। घर में वो सीखते हैं, अगर घर में गुस्सा हो रहा है, बाहर पोलाइट माहौल है, फिर बच्चा कहाँ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियस बात है बाहर अट्रैक्ट होगा। घर में उसे सुकून नहीं मिल रहा, गुस्सा है, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ वो लर्न कर लेते हैं। तो इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि आप कहें कि स्पेसिफिक एज में। वही बात कि बच्चा जब 3 से 5 साल की उम्र में सीखता है, अगर घर वालों ने उसे सिखा दी है, नेगेटिव बिहेवियर घर में हो ही रहा है, पेरेंट्स हमेशा लड़ रहे हैं, ठीक है, गुस्सा कर रहे हैं, दूसरे बड़े बहन भाइयों पे गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे ने वो सीख लिया है। जब बच्चा बड़ा होगा वो भी यही काम करेगा, उसकी शादी होगी वो भी वही करेगा, मेरे अम्मी अब्बू तो ऐसे ही करते थे, भाई मैंने भी ऐसे ही करना है। तो ये चीज़ है, बच्चे वक्त के साथ साथ सीखते हैं। लेकिन अगर उसी टाइम पे आप उसकी ट्रेनिंग कर देते हो, आपको गुस्सा आया है, आप अपने बच्चे पे निकाल नहीं रहे हो, आप उसे कहीं और निकाल के अपने बच्चे को समझाते हो, देखो बेटा अगर आपको गुस्सा आया है आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है, ताकि आप अपने गुस्से पर काबू पा सको, आपकी पर्सनल ग्रोइंग जो है वो ग्रूमिंग अच्छी हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग किसी खास फेज से गुजर रहे होते हैं, किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं और वो वक्ती तौर पे इसका शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो हमने किस तरह रियलाइज़ कर सकते हैं कि इसके साथ ये वाला जो इमोशनल प्रॉब्लम है ये काज बन रहा है इसके शदीद गुस्सा करने का, एंगर का? तो वो किस तरह हम पता लगा सकते हैं, या एक इंसान खुद किस तरह जज कर सकता है कि मेरा अगर बिहेवियर बदला है या मैं इतना शदीद गुस्सा कर रहा हूँ तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकती है, मुझे इसको ठीक करना चाहिए? ठीक है। अच्छा, इसमें शुएब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर वो इंसान खुद से इतना उसके अंदर नो हाउ है कि उसे समझ आ रही है कि मेरी क्या चीज़, मेरी एक्सटर्नल कोई वेरियस है जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर चेंज हुआ है, उसको समझ आ रही है, तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं आ रही, बजाय वो अपने घर वालों से पूछे, दूसरे लोगों से पूछे, क्योंकि आपको पता है जितने लोग होंगे उतनी ही डिफरेंट बातें होंगी, उसको नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी। उसको ज़रूरत होती है इस टाइम पे किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की, कि वो उसके पास जाए, उसको बताए कि भाई मेरी लाइफ में इस तरह चेंजेस आ रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा गुस्सा करने की वजह क्या है। अब बहुत से एंगर के स्केल्स हैं, बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है एक नॉर्मल इंसान का एंगर नॉर्मल है या उससे बढ़ चुका हुआ है। अब हमारी साइकोलॉजी की टर्म में एक स्केल्स होते हैं, हम लोग वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि इस इंसान का गुस्सा नॉर्मल है या नॉर्मल से एक्सीड कर चुका हुआ है और किस डोमेन में क्या है। अगर तो उसे खुद पता चल गया है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही वो उसको बेहतर कैसे करे, तब भी वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकता है। अगर नहीं समझ आ रहा तब भी, बजाय इधर उधर लोगों से बात करने के, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप प्रोफेशनल हेल्प लें, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। कोई ऐसी ख़ास एज है जिसमें इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है? अच्छा, वो है लाइक जब आप बड़े हो जाते हैं ना,
बच्चे तो सीख गए, बच्चों ने गुस्सा, बच्चों का जो है ना वो जिद की तरफ जाता है, लेकिन जिस तरह हम बड़े होते हैं, स्पेशली ओल्ड एज में जाते हैं, उस टाइम पे फिर बच्चों जो माइंड होता है ना बड़ों का, वो बच्चों की तरह हो जाता है। उस टाइम पे उनकी वो जिद और वो गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखें जो लोग बीपी का शिकार होते हैं वो किस एज में होते हैं, 40 to 40 अबव, उस एज में उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली वो एज वो होती है जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपकी शादी हो चुकी होती है, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको समझ नहीं आ रहा होता, आपको कोई रिलैक्सिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, तो वो सारा जो एग्रेशन है वो एग्रेशन के फॉर्म में निकलता है। फिर आपको समझ नहीं आती वो निकल कहाँ रहा है, घर में, आपकी ऑफिस प्लेस पे। इवन इस एग्रेशन की वजह से आपके फ्रेंड जोन बहुत ख़त्म हो जाते हैं। देखें, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ इतने नेगेटिव बिहेवियर शो करेंगे, वो दोबारा कब आपसे मिलेगा? आपका ऑफिस है, अगर आपका बॉस आपका नेगेटिव बिहेवियर, आपका गुस्सा देखेगा, वो कहेगा मेरे पास तो बहुत एम्प्लॉय हैं, इसको फारिग करो। तो ये चीज़ें हैं। तो स्पेसिफिकली जो एज है वो आपकी एडल्ट से जो मैक्सिमम 40 से अबव जा रही होती है, उसमें ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। बिल्कुल ठीक। हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि गुस्सा क्या है, क्यों करते हैं, वो कौन से बिहेवियर हैं जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा डेवलप होता है, इमोशंस को हम काफ़ी तौर पर समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कि गुस्से के साथ डील किस तरह करना है। ठीक है, वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आप गुस्सा कर रहे हैं तो खुद पे किस तरह काबू पाया जाए, खुद को किस तरह संभालें, इस इमोशन को किस तरह कंट्रोल करें। ठीक, अच्छा, इसमें बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाईलाइटेड हैं या ज़्यादा जो वर्क करती हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें सबसे पहले शुएब है टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप अपने पार्टनर के साथ ही हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, लेकिन आपको समझ भी आ रही है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप एक्सक्यूज़ करते हैं कि थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा टाइम आउट चाहिए, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, मैं थोड़ा रिलैक्स होकर आता हूँ। ये सिचुएशन होगी अगर आपका पार्टनर है। लेकिन अगर कहीं और हैं आप, तो आप इस चीज़ से किस तरह टाइम आउट कर सकते हैं, आप उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आप तो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, आप एक्सक्यूज़ ना करें, आप उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले जाएं, बाहर ताज़ा हवा में रिलैक्स होकर आएँ, वापस आके उस चीज़ को करें। तो सबसे पहली चीज़ है टाइम आउट। अच्छा, अगर आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, आप मीटिंग में हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आप किसी बड़े के सामने बैठे हैं, हमारे माशरे में आप नहीं कह सकते अपने वालिदैन को या अपने दादा दादी को कि मैं बाहर जा रहा हूँ। बिल्कुल। आप मीटिंग में हैं, ऑफिस रूम में, आप उन्हें भी नहीं कह सकते कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या एस्केप हो सकता है? अच्छा, इस सिचुएशन में होता है, जिस टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको हम डिस्ट्रैक्टिव टेक्निक कहते हैं। इस डिस्ट्रैक्टिव टेक्निक में ढेरों लिस्ट है। हर इंसान के पर्सनल जो लाइकनेस है, डिसलाइकनेस है, वो डिफरेंट है। अब यहाँ हमारे पास अगर कोई इंसान आता है, भाई मुझे समझ नहीं आ रही, अब मेरा बॉस है, मैं उसके सामने किस तरह इफेक्ट करूँ, तो हम वहाँ लिस्ट बनवाते हैं जो चीज़ें उनको पसंद हैं। अब सबसे पहले इस लिस्ट में हो सकता है आप काउंट कर सकते हैं। आप वहाँ बैठे हुए हैं अपने बॉस के सामने, आपको बहुत गुस्सा आया, आप उठ नहीं सकते हैं, आप वहाँ बैठे हुए बैकवर्ड या फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू कर सकते हैं 10 तक। ठीक है, उसके साथ साथ आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, हैंड्स फ्री ऑल द टाइम बहुत से लोगों ने लगाया होता है, वो सुन सकते हैं। अगर वो भी नहीं आप कर सकते, आप उस एक्टिविटी को छोड़ के किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज हो जो आपको पसंद है। इसमें म्यूज़िक सुनना है, किसी दोस्त से बात करना है, किसी कुलीग से बात करना है, इस तरह के मोशन। अब वो लिस्ट हम बना लेते हैं, जो हमारे क्लाइंट को या किसी को भी जो पसंद है वो लिस्ट हम बना लेते हैं, ताकि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, उसका बॉस है या अपने बड़ों के दरमियान बैठे हुए हैं, तो वो डिस्ट्रैक्टिव टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो हो गया ना अपने लिए, ठीक है। अगर कोई सामने वाला गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरह टैकल करें? ठीक है, अच्छा, इसमें शुएब सबसे ये फ़नी भी टेक्निक है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें इसको हम कहते हैं सिली ह्यूमर। सिली ह्यूमर जी। आपका बॉस है, अब आपका बॉस को गुस्सा बहुत आता है, अब आपने उसके साथ कैसे टैकल करना है? जब भी वो आपके सामने है, आपने इमेजिन क्या करना है, अपने माइंड में ड्रॉ करना है एक क्लाउन। ठीक है, अब उस क्लाउन को आपने ड्रॉ करना है कि कितना बड़ा मुंह है क्लाउन का, उसकी नोज़ रेड है इतनी बड़ी, उसने रेड कलर के बड़े बड़े शूज़ पहने, एक फ़नी सा फेस। तो ऑटोमेटिकली जब आपका बॉस गुस्सा करेगा तो आपको उसको देख के हंसी आएगी। तो ये टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ज़रूरी नहीं है वो बॉस ही हो, अक्सर आपके कोलीग्स भी ऐसे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा उन पर आ रहा होता है, लेकिन आप कुछ और समझ नहीं आ रही होती, उस टाइम पर आपको डिस्ट्रैक्टिव टेक्निक भी काम नहीं कर रही होती, तो आप इस थेरेपी को, इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे हम सिली ह्यूमर कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो घरेलू झगड़े होते हैं, ठीक है, मियाँ बीवी के होते हैं, उसमें अगर किसी एक पार्टनर को गुस्सा आ रहा है तो सामने वाला वो किस तरह संभाले उसको? अच्छा, सामने वाला ये अगर उसको समझ आ रही है कि मेरे हस्बैंड को या मेरी बेगम को गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले वो उसको रिलैक्स करता है। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ, गुस्से में मैंने आपको पहले बताया बीपी बहुत हाई होता है।
अब हम लोग कुछ करवाते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगले बंदे को टेक्निक्स कौन सी बता रहे हो। रिलैक्सेशन में डीप ब्रीथिंग है, PMR है, योगा के आसन से बहुत डिफरेंट हैं। अब जो एंगर को कंट्रोल करने के लिए वो डीप ब्रीथिंग होती है, स्लो से कहते हैं, स्लो डीप ब्रीथिंग। हम नॉर्मल डीप ब्रीथिंग करते हैं बहुत फास्ट फोर्सफुली, लेकिन जब आपका BP हाई है, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, उस टाइम पे अगर आप फास्ट ब्रीथिंग करवाएंगे वो इंसान और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो यहाँ ज़रूरत होती है एक नॉर्मल और स्लो डीप ब्रीथिंग की। लाइक आप इनहेल करते हैं बहुत नॉर्मली, लाइक मैं आपको एक टर्म करके बताऊँ तो उसको 4 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद ठीक है, ब्रीथ करना है, होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है। यस, और ये पूरा पैटर्न नोज के थ्रू करना है। डीप ब्रीथिंग होती है, एक डीप ब्रीथिंग होती है जो नाक से इनहेल करते हैं और मुंह से एक्सहेल करते हैं। अब ये जो पैटर्न है ये बहुत स्लो है, इट टेकिंग टाइम। ठीक है, आप अगर घर में हैं, अब आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, आप उस जगह को छोड़ भी नहीं रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका पार्टनर आपको रिलैक्स कर रहा है तो वो भी आपके साथ ये टेक्निक कर सकते हैं। आओ हम थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करते हैं, दोनों बैठ के इनहेल करते हैं, उसको होल्ड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली एक्सहेल होता है, क्योंकि फास्ट नहीं करना। अगर आप फास्ट करेंगे तो आपका हार्ट रेट ऑलरेडी फास्ट है, तो ये इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक। अब वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिन्हें साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं और आप समझती हैं कि अगर इतना ज़्यादा गुस्सा आपका बढ़ गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो कौन सी लिमिट है जिसमें आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है? अब देखें, जब बहुत गुस्सा स्वेर हो गया है उससे आपके दूसरे लोग तो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप फिज़िकली इफ़ेक्ट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आप कोई काम करने लगते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। सिंपली छोटा सा काम, घर का भी कोई काम कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका इसकी वजह से हार्ट रेट, हेडेक बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपको समझ नहीं आ रही आपने टैकल किस तरह करना है, फिर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। अब आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए आए हैं, ये जो मैंने 4 टेक्निक्स बताई हम ये भी उनके साथ शेयर करते हैं। अब जब 5वीं टेक्निक होती है जो सेल्फ थिंकिंग है, गुड सेल्फ थिंकिंग, उसमें हम 3 कैटेगरीज बनवाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिसको हम बिफोर का नाम देते हैं, उसमें हम लोग ये करते हैं कि हमने उसको सिखा दिया है कि ये टेक्निक्स हैं। जब उस बंदे को गुस्सा आया उसने कहना है कि आई नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट टेक्निक्स, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँगा। अब ड्यूरिंग जब वो गुस्सा हो रहा है, कोई बॉस या कोई उस पर गुस्सा कर रहा है, तो वो अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहा है कि भाई मेरे पास डीप ब्रीथिंग है, मैं इसको नॉर्मलाइज कर लूँगा, इट्स नॉट अ बिग डील। और जो आफ्टर है, आफ्टर रिएक्शन कहेगा दैट्स वेरी गुड कि मैं इस चीज़ को लर्न कर चुका हूँ। गुस्सा आया लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को इतना हाई नहीं किया, मैंने अपनी आवाज़ को भी लो रखा और मैंने उस चीज़ को अडेप्ट किया, इट्स वेरी गुड फॉर मी। यानी ये जो पैटर्न है ये अडेप्ट कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आया है या नॉर्मल हम लोग भी अपनी लाइफ में गुस्सा करते हैं तो हम इन चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, ताकि ये जो पैटर्न्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं नॉर्मलाइज करने में। यहाँ एक लास्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है असर्टिव लैंग्वेज। अब हमें गुस्सा आता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, कुछ पैसिमिस्टिक का शो भी करते हैं, लेकिन हमने यहाँ लर्न करना है कि हमने असर्टिव रहना है। हमने गुस्सा भी नहीं करना, लेकिन अगले को अपनी बात भी कन्वे करनी है। उसमें यही ज़रूरी है कि आपने अगर ये पिछली 5 टेक्निक्स लर्न कर ली हैं तो आप उस चीज़ को अडेप्ट करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। अब आप एक दफ़ा को कि भाई मुझे एक दफ़ा गुस्सा आया, मैंने कोई टेक्निक की, मुझे मेरा गुस्सा ही नहीं काबू हुआ तो मैं क्या करूँ, ये इस तरह नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ है। अब आप 1 से 2 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा अपने गुस्से जब भी आपको आया, आपने इनमें से कोई टेक्निक इम्प्लीमेंट की, आपको खुद से डिफरेंट नज़र आता है और आपको समझ आ जाती है कि जी यही वो पॉइंट्स हैं कि जिनको मैं अडेप्ट कर लूँ अपनी लाइफ में तो मेरी लाइफ जो है वो स्मूथ हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक पर्सनैलिटी ऐसी भी होती है जो गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना सीख लेती है, ठीक है, गुस्से को कंट्रोल कर लेती है, फिर अपने इमोशन को दबा लेती है। वो होता ही है कि फिर वो बॉटल्ड अप हो जाते हैं, एकदम फिर वो जो वो बोतल फटती है तो वो शदीद किस्म की फटती है और आप उसमें मतलब कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आप कहते हो कि यार इतना गुस्सा तो मैं इसको करते भी नहीं देखा सारी ज़िंदगी में, तो वो क्या होता है? अच्छा, यही वो कैटेगरी जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में की कि दूसरी साइड जो टाइप के लोग होते हैं वो यही करते हैं। अब उनमें क्या होता है, उन्हें स्टार्ट से ही ना सिखाया होता है, घर में बच्चों ने या बाहर से लर्न किया होता है कि मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। उनके साथ कोई इमोशन उनके पास एट अ टाइम कोई होता नहीं है। जब वो अपने इमोशन किसी के साथ, देखें हर एक दोस्त होते हैं, दूसरे दोस्त के साथ हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि भाई मुझे गुस्सा आया या इस तरह मैं किसी मसले में हूँ, मुझे थोड़ा गाइड करो। एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब
लोगों की लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते हैं तो वो चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। जब वो अपने अंदर रखते हैं तो वो बोतल जब फटती है तो उससे ना सिर्फ वो इफ़ेक्ट होते हैं बल्कि दूसरे लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो उस टाइम पे उन्हें रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उन्हें सबसे पहले हम रिलैक्स करें। अब रिलैक्सेशन के लिए हम थेरेपीज़ तो यूज़ करते हैं, वहाँ हम हिप्नोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं कि वो इंसान अपने जो पिछले इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको निकाले और अपने आप को रिलैक्सेशन की तरफ लेकर आए। अब यहाँ एक और लास्ट पॉइंट कि कुछ लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम उनके लिए ये भी कहते हैं कि भैया आपने पानी पी लिया, या यहाँ एक वज़ू टेक्निक भी होती है, आपको समझ नहीं आ रही, आप ये टेक्निक्स नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उठते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू करके आप पानी पी के बैठ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि हम लोग जहाँ बात करते हैं साइकोलॉजी की तो हम न्यूट्रल होते हैं, हमने किसी एक पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करना होता है। तो ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कुरान पाक में भी है कि गुस्सा करना हराम है, ठीक है, तो उस गुस्से में हम क्या करते हैं, वज़ू कर लेते हैं, वज़ू करने के बाद बैठ के पानी पी लेते हैं, तो वो भी हमारे हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ आवरी का और इतनी सारी डिटेल्स आपने दी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो एंगर मैनेजमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, जानकारी लेना चाहते थे, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।